हेलो स्टूडेंट, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने चैनल एमएलटी एजुकेशन पॉइंट पर। कैसे हैं आप सभी? उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ हैं और मस्त हैं। तो आज की क्लास में हम पढ़ने जा रहे हैं फिलारियल वर्म के बारे में, जो कि एक नेमेटोड है। तो फिलारियल वर्म में हम आज कौन से पैरासाइट को डिस्कस करेंगे? आज हम पढ़ने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को, जिसमें से क्वेश्चन पूछा जाता है। आज हम पढ़ेंगे वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में। तो वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी की क्या लाइफ साइकिल है, पैथोजेनेसिस, मॉर्फोलॉजी है ना, उन सभी के बारे में आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे। और हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चन कई एग्जाम में पूछा गया है। ठीक है, तो चलिए फाइनली स्टार्ट करते हैं। फिलारियल वर्म। फिलारियल वर्म जो है एक निमेटोड है, जैसा कि मैंने आपको बताया। और निमेटोड में, इस फिलारियल वर्म में हम पढ़ने वाले हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है आपका, क्योंकि इसके अंदर कई सारे पैरासाइट आते हैं फिलारियल वर्म में। तो फिलारियल वर्म में शीथिड भी होते हैं, अनशीथिड भी होते हैं। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं जो कि इम्पोर्टेंट है, बस वही हम डिस्कस करेंगे। और ये शीथिड माइक्रोफिलारिया इसमें होता है, यानी कि इसका जो माइक्रोफिलारिया होता है, माइक्रोफिलारिया क्या है वो हम आगे अभी बताने वाले हैं आपको। तो इसका जो माइक्रोफिलारिया होता है वो शीथेड होता है, उसके अंदर शीथ प्रेजेंट होती है, एक हाइलीन शीथ होती है इसके सराउंड, इसके एम्ब्रियो के सराउंड। और कुछ इसमें फिलारियल वर्म ऐसे होते हैं जिसमें कोई भी शीथ नहीं होती, कोई भी कवरिंग नहीं होती है। तो आज हम डिस्कस करने वाले हैं वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के बारे में। तो कभी इसका अगर कॉमन नेम पूछ लिया जाए तो कॉमन नेम आपको लिखना है बैनक्रॉफ्ट्स फिलारियल वर्म। बैनक्रॉफ्ट्स फिलारियल वर्म जो है इसका कॉमन नेम होता है। ये एक थ्रेड के जैसा होता है, थ्रेड लाइक वर्म होता है, निमेटोड होता है। क्योंकि ये निमेटोड है, एक जैसे हमने कैस्टोड पढ़ा है ना, वैसे ही ये निमेटोड है एक। तो हम बात करते हैं कहाँ पर कि ये एक थ्रेड लाइक वर्म होता है जो कि फिलारियासिस कॉज करता है। आपने एक और डिसीज का नाम सुना होगा, एलिफेंटियासिस, जिसको आप हाथी पांव डिसीज कहते हैं। तो एलिफेंटियासिस जो है इसी वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के कारण होता है, जिसमें पांव जो है वो हाथी के जैसा हो जाता है, मोटा हो जाता है, फूल जाता है, स्वेलिंग आ जाती है, उसमें इन्फ्लामेशन हो जाता है। जैसे मेमोरी ग्लैंड है तो मेमोरी ग्लैंड में इन्फ्लामेशन हो जाता है, टेस्टिस में तो टेस्टिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है ना। तो उस तरीके से फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस जो है आपको वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी के केसेस में देखने को मिलता है। ये जो बीमारी है वो ट्रांसमिट कैसे होती है? किसी एक वेक्टर के बाइट करने से। अब वेक्टर में वो जैसे एडीज भी हो सकता है, एनाफिलिस भी हो सकता है, क्यूलेक्स भी हो सकता है। तो जब कोई इन्फेक्टेड वेक्टर है किसी ह्यूमन को बाइट करता है, तो उसके अंदर जो लार्वा प्रेजेंट है वो लार्वा वो ह्यूमन के अंदर छोड़ देता है, और फिर ह्यूमन के अंदर लाइफ साइकिल चल जाती है और ह्यूमन को इन्फेक्शन हो जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से कुछ इसकी लाइफ साइकिल होती है। हम सारी चीजें पढ़ेंगे, एक एक डिस्कस करेंगे, लाइफ साइकिल भी पढ़ेंगे, पैथोजेनेसिस भी पढ़ेंगे, बीमारी के बारे में भी पढ़ेंगे, कैसे उसको डायग्नोस करेंगे उसके बारे में भी पढ़ेंगे। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको इसकी हिस्ट्री बता देती हूँ। हिस्ट्री इसमें ऐसा है कि अलग अलग डिवाइड करी गई है। किसी ने इसके एडल्ट फॉर्म को डिस्कवर किया, किसी ने इसको काइलॉस यूरिन में देखा, किसी ने इसको हाइड्रोकोल फ्लूइड में देखा, किसी ने ब्लड के अंदर देखा। इस तरीके से इसकी हिस्ट्री जो है वो अलग अलग है। तो देखिए इसका हिस्ट्री एंड डिस्ट्रीब्यूशन देख लेते हैं। एलिफेंटियासिस हैज बीन डिस्क्राइब्ड इन इंडिया। इसको सबसे पहले इंडिया में किसके द्वारा? बाय सुश्रुता के द्वारा डिस्क्राइब किया गया इंडिया के अंदर। फिर इन पर्सिया बाय रेजिस एंड एविकेना के द्वारा इसको देखा गया, इसको डिस्क्राइब किया गया। ठीक है, तो इंडिया में याद रखना है सुश्रुता के द्वारा इसको सबसे पहले डिस्क्राइब किया गया था। अब हम एक एक करके सन बाय सन पढ़ते हैं। देखिए इन 1863 में, कब? इन 1863 में बाय डेमेर्की के द्वारा सबसे पहले इसको ऑब्जर्व किया गया था, इस माइक्रोफिलारिया को। हाइड्रोकॉल यहाँ पर थोड़ा सा मिसिंग है, तो ये हाइड्रोकॉल कर देना, इसके आगे हाइड लगा देना, है ना, हाइड्रोकॉल हो जाएगा ये। हाइड्रोकॉल फ्लूइड क्या है उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे पैथोजेनेसिस में, कि हाइड्रोकॉल फ्लूइड क्या है, कैसे इसको ऑब्जर्व किया गया। तो हाइड्रोकॉल फ्लूइड यानी कि एक पेशेंट के हाइड्रोकॉल फ्लूइड के अंदर इस माइक्रोफिलारिया को सबसे पहले 1863 में बाय डैमरक्यू के द्वारा देखा गया था। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर थोड़ा सा क्लियर करते हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगली, जिसमें 1868 की बात है। 1868 में वॉचरर इन ब्राजीलियन फर्स्ट ऑब्जर्व देयर प्रेजेंस इन काइलॉस यूरिन। फिर इसको काइलॉस यूरिन के अंदर देखा गया।
किसके द्वारा? वॉचर के द्वारा। तो इसीलिए इसका नाम जो है वूचेरिया रख दिया गया, वूचर के द्वारा देखा गया इसीलिए इसको वूचेरिया कहा गया। तो नाम ये साइंटिस्ट के नाम से ही रखा गया। उसके बाद बात आती है इन 1872 की। तो 1872 में बाय लुईस माइक्रोफिलारिया फर्स्ट ऑब्जर्व इन ह्यूमन ब्लड। उसके बाद फिर इसको ह्यूमन ब्लड में देखा, हाइड्रोकॉल फ्लूइड में देखा, फिर इसको काइलोज यूरिन में देखा, फिर माइक्रोफिलारिया को ब्लड में ऑब्जर्व किया। किसके द्वारा? बाय ल्यूज के द्वारा। कब? 1872 में। ठीक है। फिर बात आती है अगली 1876 की। तो 1876 में बैनक्रॉफ्ट्स ने फर्स्ट रिपोर्टेड एंड डिस्क्राइब्ड इसके एडल्ट फीमेल वॉर्म को। किसको? एडल्ट फीमेल वॉर्म को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया था? बैनक्रॉफ्ट्स ने। तो इनका नाम बैनक्रॉफ्टी रख दिया गया। तो वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी, वूचेरिया सबसे पहले काइलोस यूरिन में वूचेरर ने देखा तो उसके हिसाब से इनका नाम वूचेरिया रख दिया। फिर इधर बैनक्रॉफ्ट्स ने इसके फीमेल वॉर्म को डिस्क्राइब किया तो यहाँ पर बैनक्रॉफ्टी नाम रह गया। तो इसलिए इसको वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी कहा जाता है। फिर इसके जो मेल वॉर्म है, जैसे फीमेल वॉर्म को बैनक्रॉफ्ट्स ने देखा, तो मेल वॉर्म को सबसे पहले किसने रिपोर्ट किया, किसने डिस्क्राइब किया? सब ट्रॉपिक्स इन 1808 में, है ना, 1888 में फिर इसको डिस्क्राइब किया गया इसके मेलवॉर्म को। फिर बात करते हैं लास्ट 1878 में बाय मैनसॉन फर्स्ट डेमोस्ट्रेट द इंटरमीडिएट होस्ट ऑफ वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी। इंटरमीडिएट होस्ट, जैसे कि हमने कहा कि इसमें डेफिनेटिव होस्ट ह्यूमन है ना, क्योंकि जैसे मान लो कि ह्यूमन ब्लड के अंदर इन्होंने माइक्रोफिलारिया को देखा था, है ना, तो इसके बेस पे तो हम नहीं कह सकते डेफिनेटिव होस्ट है। आपको पता ही है डेफिनेटिव होस्ट क्या होता है, इंटरमीडिएट होस्ट क्या है। लेकिन जैसे एक हमको कंफर्म हो गया कि ह्यूमन जो है वो डेफिनेटिव होस्ट है, तो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट को ने अभी थोड़ी देर पहले मैंने नाम लिया था कि ह्यूमन को इन्फेक्शन कैसे हो रहा था? वेक्टर के बाइट करने से। तो यहाँ इंटरमीडिएट होस्ट जो है वो वेक्टर होता है। तो इन्होंने उसको डेमोस्ट्रेट किया कि यहाँ इसमें इंटरमीडिएट होस्ट भी होता है वॉन्चेरिया बैनक्रॉफ्टी का, और वो होता है वेक्टर। तो ये किसने? मॉनसन ने बताया था। ठीक है। तो ये हो गई हिस्ट्री की बारे। अब डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसका जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो जैसे अगर हम बात करें एशिया में, तो एशिया इंक्लूडिंग इंडिया हो जाता है ना। उसके अलावा अफ्रीका में देखने को मिलता है, और अमेरिकन में, साउथ अमेरिकन में भी देखने को मिलता है। वर्ल्ड वाइड डिस्ट्रीब्यूशन इसका है वूचेरिया बैनक्रॉफ्टी का। ठीक है। तो ये हो गया इसका डिस्ट्रीब्यूशन। अब बात कर लेते हैं इसके हैबिटेट की। हिस्ट्री समझ में आ गई सभी को? तो हैबिटेट की अगर बात करें तो ये कहाँ पर प्रेजेंट होता है ह्यूमन के अंदर? इसका जो एडल्ट फॉर्म है, क्योंकि इसमें दो तरह की मॉर्फोलॉजी होती है। एक तो आपको दो नाम सुनने में आ ही रहे होंगे, एक तो एडल्ट फॉर्म और एक इसका माइक्रोफिलारिया, है ना। तो माइक्रोफिलारिया और एडल्ट फॉर्म कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं ह्यूमन के अंदर? माइक्रोफिलारिया और एडल्ट फॉर्म। तो एडल्ट फॉर्म कहाँ प्रेजेंट होता है? रिसाइड इन लिम्फेटिक सिस्टम, lymphatic vessels and lymph node, lymph node, है ना। और जो माइक्रोफिलारिया होता है वो कहाँ पर मिलता है? रिसाइड इन पेरिफेरल सर्कुलेशन, इन पेरिफेरल सर्कुलेशन में आपको देखने को मिलेगा। लेकिन इसकी एक पेरियोडिसिटी होती है इस पैरासाइट की, कि ये जो माइक्रोफिलारिया है ना, ये एक मतलब फिक्स टाइम पर ही देखने को मिलता है। पेरियोडिसिटी का मतलब होता है किसी एक टाइम पर किसी चीज का बार बार रिपीट होना। तो हालांकि इसकी जो पेरियोडिसिटी है वो वेरी कर सकती है, जो होस्ट है उसका जो स्लीपिंग रोटेशन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। बाकी दूसरी जगह आप देखेंगे इंडिया के बाहर कहीं पर भी, तो वहां पर भी थोड़ा वेरी करता है इसकी पेरियोडिसिटी। लेकिन जैसे हम इंडिया की बात कर ले तो कॉमनली इसमें जो स्लीपिंग रोटेशन है यही होता है लोगों का। तो मेनली ये क्या है, इसकी जो पेरियोडिसिटी है वो क्या होती है? कॉमनली नॉक्चुरल पेरियोडिसिटी होती है, नॉक्चुरल पेरियोडिसिटी होती है। मतलब कि जब आप इसको डायग्नोस करने जाएंगे, डायग्नोस करते समय आप सैंपल कलेक्ट करेंगे,
तो जब आप ब्लड कलेक्ट करेंगे ना इस माइक्रोफिलारिया को देखने के लिए, इसको ऑब्जर्व करने के लिए, इसकी मॉर्फोलॉजी को देखने के लिए, तो उसके लिए आपको सैंपल कलेक्ट करना पड़ेगा। और जब आप सैंपल कलेक्ट करते हैं तो किस टाइम करेंगे, तो इसमें एक फिक्स टाइम होता है कि इस टाइम पर ये चार चीज बार बार रिपीट होती है। तो इसका जो टाइम है ना, जब आप ब्लड कलेक्शन करेंगे तो 10 PM टू 2 AM, किसी बुक में आपको 4 AM भी देखने को मिलेगा। तो ये हमेशा रात के टाइम पे आपको देखने को मिलेगा। तो उस वक्त अगर आप ब्लड कलेक्ट करेंगे ना तो ये आपको डेमोन्स्ट्रेट हो जाएगा 10 PM टू 2 AM के बीच। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि पूछा जाता है कि इसकी जो पेरियोडिसिटी होती है, या कई बार पूछा जाता है कि जो वो चिड़िया बैनक्रॉफ्टी है उसके लिए सैंपल कलेक्शन करने का सबसे बेस्ट टाइम कब है अगर आपको उसको डायग्नोस करना है। तो 10 PM टू 2 AM इसकी नॉक्टर्नल पेरियोडिसिटी होती है। हालांकि जैसे मैंने बताया कि डिपेंड करता है होस्ट के रोटेशन पर भी, लेकिन एग्जाम में अगर पूछा जाए तो आपको यही लिखना है, ठीक है। तो ये हो गई हैबिटेट की बात और पेरियोडिसिटी। अब हम डिस्कस करते हैं इसकी मॉर्फोलॉजी के बारे में। इसकी मॉर्फोलॉजी दो फॉर्म में एग्जिस्ट होती है, एक तो होता है इसमें एडल्ट वॉर्म और एक होता है माइक्रोफिलारिया जो कि लार्वा होता है। तो देखिए सबसे पहले बात करते हैं एडल्ट वॉर्म की। तो इसका जो एडल्ट वॉर्म है जिसमें मेल और फीमेल दोनों ही होते हैं, ये देखिए यहाँ पर मेल और फीमेल वॉर्म दोनों ही आपको यहाँ पर विजिबल हो रहे हैं अच्छे से। ये फीमेल वॉर्म है जो कि लार्जर है, ये लार्जर होती है देन मेल वॉर्म से। तो ये मेल वॉर्म है, ये स्मॉल है। अगर इनकी साइज की बात कर ले तो इनकी साइज जो है वो कैसी होती है, लार्जर है तो इसकी साइज में अगर आप लेंथ की बात करेंगे, इसकी लेंथ जो है वो 70 to 100 mm की होती है। और जो थिकनेस होती है, थिकनेस कितनी होती है 0.25 mm, ठीक है। और अगर आप मेल की बात करेंगे तो मेल में जैसे अगर हम लेंथ देखेंगे और अगर थिकनेस देखेंगे तो थिकनेस इसमें होती है 0.1 mm, और इसकी जो लेंथ होती है वो 20 से 40 mm की होती है, ठीक है। ये कलरलेस होते हैं, ट्रांसपेरेंट होते हैं। कलरलेस आपको दिख रहा होगा इसमें, ये तो कलर चलो हालांकि बुक का दिया हुआ है, लेकिन ये कलरलेस आपको दिखेंगे, ट्रांसपेरेंट दिखते हैं। और इसमें जो फीमेल वॉर्म है ना वो वीवी पेरस होती है। यहाँ पर फीमेल वॉर्म वीवी पेरस होती है। अब वीवी पेरस के बारे में मैं पहले आपको बहुत बार बता चुकी हूँ कि वीवी पेरस का मतलब होता है कि यहाँ पर ये डायरेक्टली लिबरेट करती है माइक्रोफिलारिया को। इसमें ऐसा नहीं कि पहले एग रिलीज होगा, फिर एग से फिर लार्वा बनेगा, है ना। इसके डायरेक्टली क्या करती है, ये एक शीटेड माइक्रोफिलारिया को जन्म देती है, इसीलिए इसको वीवी पेरस कहा जाता है। और ये जो मेल और फीमेल वॉर्म है ना, मेल एंड फीमेल वॉर्म है ना, बोथ वॉर्म coiled together, coiled together, यानी कि ये मेल और फीमेल वर्म दोनों आपस में पूरे कॉइल्ड रहते हैं, जुड़े हुए रहते हैं इन स्पेसिफिक लोकेशन। जैसे कि आपको टुगेदर इन कहाँ पर, जैसे कि इनग्वीनल, इनग्वीनल सॉरी, इनग्वीनल लिम्फेटिक्स, एब्डोमिनल और टेस्टिकुलर टिश्यू, टेस्टिक्यूलर टिश्यू। तो जैसे टेस्टिक्यूलर टिश्यू है ना, इनग्वीनल लिम्फेटिक से, इन सभी जगह जो है ये आपको कैसे देखने को मिलेंगे, पूरी तरीके से जैसे कोइल्ड है, कॉइल्ड टुगेदर यूजली इन एब्डोमिनल, टेस्टिक्यूलर टिश्यू और इनग्वीनल लिम्फेटिक्स। तो इन इन एरियो में आपको ये जो है वो साथ में जुड़े हुए दिखते हैं, ठीक है। कंप्लीट हो गया, ये वीवी पेरस होती है फीमेल। अगर इनका आप यहाँ पर शेप देखेंगे तो फिलारियल या फिलारिया फॉर्म शेप इसको आप कहते हैं, फिलारिया फॉर्म शेप, है ना, क्योंकि कैसा दिख रहा है आपको, जैसे फिलारिया के जैसा एक थ्रेड लाइक जैसा दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप इसको सरवाइव करने का टाइम देखेंगे कि कितने टाइम तक सरवाइव कर सकता है, ये तो 10 से 15 साल तक ये सरवाइव कर सकता है एडल्ट वॉर्म इन ह्यूमन बॉडी, ठीक है। कितने, 10 से 15 साल, 10 to 50 ईयर जो है ये सरवाइव कर सकता है, सरवाइव इन
ह्यूमन बॉडी। ठीक है, तो ये हो गया इसका एडल्ट फॉर्म, बस इतना ही काफी है इसके लिए। अब हम बात करते हैं इसकी माइक्रोफिलारिया की, कि माइक्रोफिलारिया इसका कैसा दिखता है। तो ये रहा इसका माइक्रोफिलारिया, जो कि एक शीटेड माइक्रोफिलारिया है। इसका जो माइक्रोफिलारिया है ऑल्सो ट्रांसपेरेंट होता है, कलरलेस, ट्रांसलूसेंट होता है ना। कलरलेस और ट्रांसलूसेंट होता है। इसमें अगर आप इसके साइज की बात करेंगे तो इसकी जो साइज है वो कितनी होती है, इसकी साइज में लेंथ होती है 250 टू 300 mm। इसके अंदर के डिटेल स्ट्रक्चर को देखते हैं अभी, पहले इसकी लेंथ को और साइज को देख लेते हैं पूरा। इसकी जो ब्रेथ होती है वो कितनी होती है, 6 to 10 mm की होती है। ठीक है, तो ये हो गई इसकी साइज की बात। अब हम बात करते हैं इसके इंटरनल स्ट्रक्चर की। देखिए, जैसा कि मैंने स्टार्टिंग में ही आपको बताया था कि जो फिलारियल वर्म होता है वो एक तो शीटेड होता है, एक अनशीटेड होता है। तो शीटेड मतलब कि इसके अंदर देखो ये कुछ प्रेजेंट है, आपको यहाँ पर दिख रहा हो, इसको हम कहते हैं एम्ब्रियो। ये इसके अंदर इसका एम्ब्रियो है और इसके सराउंडिंग एक हाइलीन शीथ है, एक हाइलीन शीथ है, इसीलिए इसको हम शीटेड फिलारियल फॉर्म कहते हैं। ये हाइलीन शीट इस एम्ब्रियो को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है, कवर करके रखती है। और ये जो हाइलीन शीट है वो लॉन्गर होती है देन एम्ब्रियो से, है ना, लॉन्गर देन एम्ब्रियो। आपको दिख ही रहा होगा इमेज में, लॉन्गर देन एम्ब्रियो। कभी भी कोई सी भी चीज जो है, जब आप स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, तो इस स्ट्रक्चर को देखकर समझो ताकि आपको इजीली वो चीज याद रख सके। जब आप एग्जाम में बैठेंगे और इसको माइंड में लेकर आएंगे ना, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आपके माइंड में आ जाएगी। कि जैसे इसमें एम्ब्रियो है, एम्ब्रियो से शीथ जो है वो लंबी होती है, ये यहाँ पर आपको दिख रही है, ये आउटर कवरिंग जो है ये शीथ है ना। और शीथ दिख रही है आपको, यहाँ से भी लंबी है और यहाँ से भी लंबी है। इसका जो हेड पोर्शन है वो कैसा दिख रहा है आपको, हेड जो है वो टैपरिंग है, टैपरिंग है, और टेल जो है वो पॉइंटेड है। ठीक है, इसकी टेल पॉइंटेड है और हेड टैपरिंग है। अंदर की तरफ क्या प्रेजेंट है, एम्ब्रियो प्रेजेंट है। अब देखो इस एम्ब्रियो के अंदर, यानी कि आपको इसका इंटरनल स्ट्रक्चर, आप जब आप देखेंगे, जब रोमेनिवस की स्टैंड से इसको स्टैंड करके इसका इंटरनल स्ट्रक्चर जब ऑब्जर्व करेंगे, तो उसमें आपको देखने को मिलेगा ये छोटे छोटे से ग्रेन्यूल्स देखने को मिल रहे बहुत सारे, है ना। तो ये जो ग्रेन्यूल्स है क्या है, ये सोमेटिक सेल्स और न्यूक्लियाई है। क्या है ये, सोमेटिक सेल्स एंड न्यूक्लियाई है। ये कब दिखेगी, जब आप इसको स्टेन करके ऑब्जर्व करेंगे माइक्रोस्कोप में। तो इन सोमेटिक सेल्स और न्यूक्लियाई, इनको हम कहते हैं ग्रैन्यूल्स। ये कैसे अपीयर होते हैं, एज अ ग्रैन्यूल्स। तो दिख रहे हैं आपको, ये बहुत सारे ग्रैन्यूल्स इसके अंदर प्रेजेंट हैं। बट ये ग्रैन्यूल्स स्पेसिफिक लोकेशन पर नहीं देखने को मिलते हैं इस एम्ब्रियो में। स्पेसिफिक लोकेशन जैसे कि आपका इसका हेड वाला पोर्शन जो है, ये कैसा दिख रहा है आपको, खाली दिख रहा है, जिसको हम कैफेलिक स्पेस कहते हैं। यहाँ पर कोई ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। जैसे एग्जाम में कभी पूछ लिया जाए कि वोचेरिया बैनक्रॉफ्टी के एम्ब्रियो में ऐसा स्पेस जिसको कैफेलिक स्पेस कहा जाता है, वो हेड पोर्शन में होता है या टेल पोर्शन में होता है, या फिर कैफेलिक स्पेस में ग्रेन्यूल्स होते हैं या नहीं होते हैं। तो कैफेलिक स्पेस हेड पोर्शन पर होता है, उसमें ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ग्रेन्यूल्स अपीयर होते हैं, मतलब एज अ ग्रेन्यूल्स अपीयर्स होते हैं सोमेटिक सेल्स और न्यूक्लियाई। तो देखिए, हेड पोर्शन पर नहीं होते हैं, कैफेलिक स्पेस में नहीं होते हैं। ये जो नर्व रिंग होती है, इस नर्व रिंग में भी नहीं होते हैं। उसके अलावा इसमें एक एंटीरियर वी स्पॉट होता है, एक पोस्टीरियर वी स्पॉट होता है। इन दोनों वी स्पॉट पर भी ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं। ऑल्सो इसमें जेनाइटल सेल्स होती है, तो ये इतना वाला जो एरिया है, यहाँ पर भी G1 से G4 सेल्स इसमें होती है। तो इस एरिया में भी आपको ये ग्रेन्यूल्स नहीं देखने को मिलते। ऑल्सो ये जो टेल पोर्शन है, यहाँ पर भी कोई न्यूक्लियाई नहीं प्रेजेंट होती है। तो इसकी ये जो लोकेशंस होती है, जो जो मैंने बताई है, वहां वहां पर ये न्यूक्लियस सोमेटिक्सिस नहीं प्रेजेंट होती है, मीन्स ग्रेन्यूल्स नहीं प्रेजेंट होता है। ठीक है, ये जो माइक्रोफिलारिया है आपको पेरिफेरल सर्कुलेशन में मिलता है ह्यूमन ब्लड के अंदर। जैसा कि मैंने बताया कि ये नाइट में आपको देखने को मिलता है। लेकिन जब ये माइक्रोफिलारिया डेवलप हो जाता है, माइक्रोफिलारिया जैसे ह्यूमन के अंदर प्रेजेंट है, L3 जो लार्वा होता है,
L3 स्टेज का लार्वा जब ह्यूमन के अंदर एंट्री करता है, तो ह्यूमन के अंदर एंट्री करने के बाद इसका कोई फर्दर डेवलपमेंट नहीं होता है, ना ही कोई इसमें मल्टीप्लिकेशन होता है। बस ये जो माइक्रोफिलारिया है वो एडल्ट वोम में कन्वर्ट हो जाता है। बाकी इसमें फर्दर कोई इसके स्ट्रक्चर में डेवलपमेंट होना या फिर इसका मल्टीप्लिकेशन होना, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। बस ये मॉल्टिंग करता है, मॉल्टिंग के बाद ये एडल्ट वोम में डेवलप हो जाता है। ठीक है। इस माइक्रोफिलारिया की जो सर्वाइवल की डेट आप लिखेंगे, मतलब कि कितना टाइम तक इसका लाइफ स्पान होता है, तो इसका जो लाइफ स्पान होता है, इसका लाइफ स्पान थोड़ा कम होता है। जैसे ह्यूमन के अंदर की बात करें तो इसमें केवल 2 से 3 महीने का ही होता है, जबकि एडल्ट वॉर्म बनने के बाद काफी समय तक वो सॉरी सरवाइव कर सकता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको? तो ये हो गई माइक्रोफिलारिया की बात। माइक्रोफिलारिया को अच्छे से आप देख लेना, इसके स्ट्रक्चर को अच्छे से आप देख लेना। ठीक है, सॉरी हाँ। अब हम बात करते हैं फाइनली इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब लाइफ साइकिल में सबसे पहले हम बात करेंगे डेफिनेटिव होस्ट की। इसमें डेफिनेटिव होस्ट कौन होता है, हम पहले ही बता चुके हैं आपको कि इसका जो डेफिनेटिव होस्ट है वो ह्यूमन होता है। तो इसमें इंटरमीडिएट होस्ट होता है, ह्यूमन होता है, लेकिन इसमें कोई रिजर्वियर होस्ट नहीं होता है ना, इसमें ह्यूमन ओनली डेफिनेटिव होस्ट होता है। अगर बात करें इंटरमीडिएट होस्ट की, तो इसका जो इंटरमीडिएट होस्ट है, जैसा कि मैंने बताया कि इसमें इंटरमीडिएट होस्ट वेक्टर होता है। अब वेक्टर में वो एनोफिलिस भी हो सकता है ना, वो एडीज भी हो सकता है और क्यूलेक्स भी हो सकता है। कॉमनली इसमें क्यूलेक्स होता है ना। तो वेक्टर मॉस्किटो होता है इसमें। ठीक है, इसमें वेक्टर मॉस्किटोज होता है जो कि कैरी करके रखता है L3 स्टेज लार्वा को। क्या करता है, इसके पास में L3 स्टेज का लार्वा होता है, यानी कि इन्फेक्टिव फॉर्म को कैरी करके रखता है ये मॉस्किटो, और यही रिस्पॉन्सिबल होता है ट्रांसमिट करने के लिए इन्फेक्शन को। अब हम बात कर लेते हैं इसके इन्फेक्टिव फॉर्म की। तो इन्फेक्टिव फॉर्म जैसा अभी मैंने यहाँ पर लिखा कि ये इन्फेक्टिव फॉर्म को कैरी करके रखता है, तो इसमें जो इन्फेक्टिव फॉर्म है वो होता है L3 स्टेज लार्वा। L3 स्टेज लार्वा जो है इसका इन्फेक्टिव फॉर्म होता है। ठीक है, तो L3 स्टेज लार्वा कैसे बनता है वो हम लाइफ साइकिल में डिस्कस करेंगे, कहाँ पर प्रेजेंट होता है, किस लोकेशन पे प्रेजेंट होता है। जैसे कि हमने देखा मॉस्किटो के अंदर होता है, लेकिन किस लोकेशन पर प्रेजेंट होता है वो हम लाइफ साइकिल में आपको बताएंगे। फिर मोड ऑफ ट्रांसमिशन की बात कर लेते हैं। तो मोड ऑफ ट्रांसमिशन में, मोड ऑफ ट्रांसमिशन इसका क्या होगा, कैसे हो रहा है इन्फेक्शन, ह्यूमन को किसके द्वारा ट्रांसमिट हो रहा है, तो ये ट्रांसमिट हो रहा है बाय बाइट ऑफ वेक्टर मॉस्किटो containing infective form। तो ह्यूमन को जब ये बाइट करता है जिसके पास में इन्फेक्टिव फॉर्म प्रेजेंट है, तो ये उस इन्फेक्टिव फॉर्म L3 स्टेज लार्वा को ह्यूमन के अंदर पेनिट्रेट कर देता है। तो इस तरीके से ह्यूमन को ट्रांसमिशन होता है कि ह्यूमन के अंदर वो लार्वा एंट्री करता है और उसके अंदर लाइफ साइकिल कंटिन्यू होती है, ह्यूमन को इन्फेक्शन कॉज करता है। ठीक है, तो ये हो गई लाइफ साइकिल का एक जनरल इंट्रोडक्शन। अब बात करते हैं फाइनली कैसे इंटरमीडिएट होस्ट के अंदर ये लाइफ साइकिल चलती है और ह्यूमन के अंदर कैसे चलती है। सबसे पहले बात कर लेते हैं हम मॉस्किटो की बात करते हैं पहले, है ना, फिर हम ह्यूमन की बात करेंगे कि मॉस्किटो के अंदर क्या होता है। जैसे कि ये माइक्रोफिलारिया है ना, ये माइक्रोफिलारिया किसके अंदर प्रेजेंट है, ह्यूमन के अंदर। कोई भी एक इन्फेक्टेड ह्यूमन है जिसके अंदर माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट है सर्कुलेशन में। सबसे पहले किसी मॉस्किटो ने एक, मतलब फ्रेश मॉस्किटो जो कि इन्फेक्टेड नहीं है अभी, वो इन्फेक्टेड कब बनेगा, जब इसके अंदर वो लार्वा डेवलप होगा। अभी इसने किसी इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट किया है, उसको बाइट करेगा तो ब्लड मेल से ये उस लार्वा को उठाएगा, यानी कि इस माइक्रोफिलारिया को उठाएगा। अब देखो, इसने क्या किया, इंजेस्टेड बाय फीमेल मॉस्किटो ड्यूरिंग ब्लड मील। तो इस फीमेल मॉस्किटो के द्वारा
ब्लड मिल्क, ध्यान रखना कि ये फीमेल मॉस्किटो ही होती है, इसमें फीमेल का कोई रोल नहीं है। तो जब कोई फीमेल मॉस्किटो इस इन्फेक्टेड ह्यूमन को बाइट करती है तो ये इंजेस्ट करती है इस माइक्रोफिलारिया को। उसके बाद जैसे ये इंजेस्ट करती है, जैसा कि मैंने बताया कि माइक्रोफिलारिया शीटेड होता है, उसमें शीत प्रेजेंट होती है। तो इंजेस्ट करने के मतलब 2 से 6 घंटे के अंदर, कब, जैसे ये शॉर्ट फर्स्ट स्टेज लार्वा में बदल रहा है तो कब बदलेगा, 2 to 6 आवर में सबसे पहले। तो ये जो शीट है, इस शीट का क्या होगा, कास्ट ऑफ होगा। यानी कास्ट ऑफ मतलब कि वो टूट जाएगी, अलग हो जाएगी 2 से 6 घंटे में, है ना। जैसे ही वो उसके अंदर जाती है, उसके स्टमक में जाएगी, स्टमक में जाने के बाद वो 2 से 6 घंटे में उसकी जो शीथेड है वो पूरी शीत क्या होती है, डिस्ट्रॉय हो जाती है, जिसको हम कहते हैं कास्ट ऑफ हो जाती है। तो सबसे पहले जैसे ही वो इंजेस्ट करता है, मॉस्किटो के स्टमक में जाती है, फिर उसके बाद में 2 से 6 घंटे में इसकी जो शीथ है वो डिस्ट्रॉय होती है। देन फिर 4 to 17 आवर के अंदर ये मतलब एंट्री कर जाती है इसके जो मसल्स होती है, उस मसल्स में एंट्री कर जाती है, स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करके थोरेसिक मसल्स में जाती है मेनली। तो ये स्टमक वॉल को पेनिट्रेट करके थोरेसिक मसल में जाती है। थोरेसिक मसल में जाने के बाद सबसे पहले ये शॉर्ट फर्स्ट स्टेज लार्वा में कन्वर्ट होता है। सबसे पहले क्या बनता है, माइक्रोफिलारिया से शॉर्ट फर्स्ट स्टेज लार्वा बनता है। फर्स्ट स्टेज लार्वा से ये प्रोसेस 2 दिन में होती है ना। 2 दिन में ये फर्स्ट स्टेज लार्वा में बदलता है, देन फिर ये सेकंड स्टेज लार्वा में बदलता है ना। सेकंड स्टेज लार्वा में 3 से 7 दिन लगते हैं। फिर दिन थर्ड स्टेज में लार्वा में बदलने के लिए इसको टाइम लगता है। ये मोल्टिंग करता है और मोल्टिंग के बाद फिर थर्ड स्टेज लार्वा में बदलता है, कुछ वीक में, कुछ वीक लग जाते हैं इसको थर्ड स्टेज लार्वा में बदलने पर। तो इनफेक्टिव थर्ड स्टेज लार्वा लेइंग इन द प्रोबस्किस शीथ ऑफ मॉस्किटो, प्रोबॉसिस। प्रोबॉसिस मतलब कि जो माउथ वाला पार्ट होता है जहां से ये इंजेस्ट करता है, मॉस्किटो, फीमेल मॉस्किटो किसी भी चीज को इंजेस्ट करती है ना, कुछ भी निकलती है, तो वहां ऊपर वाला जो भाग होता है उसका माउथ वाला, उसको हम कहते हैं प्रोबोसिस। तो उस प्रोबोसिस वाले भाग में ये जो इन्फेक्टिव फॉर्म है, थर्ड स्टेज लार्वा जिसको आप कहते हैं, वो पहुंच जाता है, जो कि कुछ इस तरीके का होता है ना। ये थर्ड स्टेज लार्वा है जो कि मॉस्किटो के अंदर बना, और बनने के बाद में फिर ये एंट्री कर जाता है कहाँ पर, प्रोबोसिस एरिया में मॉस्किटो के। अब बात आती है ह्यूमन की, कि भैया जो फीमेल मॉस्किटो है वो कंप्लीट लार्वा बनाकर तैयार है, वो वेट कर रही है कि जब कोई ऐसा ह्यूमन आए और मैं उसको बाइट करूं और बाइट करके ये लार्वा उसके अंदर छोड़ दूं। तो इसको वो ह्यूमन मिल गया, है ना। ये वेट कर रही थी जिस चीज का, वो ह्यूमन इसको मिल गया। और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात कि ये यहाँ से जब से इसने इस लार्वा को इंजेस्ट किया है तब से लगाकर जब तक थर्ड स्टेज लार्वा बनता है, ये यहाँ से लगाकर यहाँ तक की प्रोसेस जो होती है उसको एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहा जाता है। क्या कहा जाता है, एक्सट्रिंसिक, एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड क्या जाता है, एक मिनट, इंक्यूबेशन पीरियड। और ये टोटली कितने दिन का होता है, 10 से 20 दिन का, है ना। जैसे 2-6 घंटे यहाँ पर लग गए, फिर 17 आवर फिर लग जाते हैं, फिर 2 दिन इसको इसमें लग गए, फिर 3 से 7 दिन इसमें लग गए, फिर कुछ वीक इसमें लग गए। तो इस तरीके से 10 से 20 दिन इस प्रोसेस में लगते हैं, जिसको हम एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड कहते हैं। अब इसने किसी ह्यूमन को बाइट किया, है ना। तो देखिए, इन्फेक्टिव लार्वा डिपॉजिट ऑन द स्किन ऑफ मेन व्हेन मॉस्किटो बाइट। यहाँ पर मॉस्किटो ने बाइट किया और उसने इन्फेक्टिव फॉर्म को ह्यूमन के अंदर डाल दिया, है ना, डिपॉजिट कर दिया। तो क्या हो गया, जैसे ही वो स्किन के अंदर एंट्री करेगा तो वो कहाँ जाएगा, एपिडर्मिस, है ना, फिर जाएगा वो डर्मिस। अब डर्मिस में क्या प्रेजेंट है, ब्लड वेसल्स भी है और लिम्फेटिक वेसल्स भी है ना, ब्लड वेसल्स भी है और लिम्फेटिक वेसल्स भी है। तो जैसा कि मैंने बताया कि ये जो पैरासाइट है वो कहाँ जाता है, लिम्फेटिक वेसल्स में। ब्लड वेसल्स और लिम्फेटिक वेसल्स में क्या डिफरेंस है, जो ब्लड वेसल्स है उसमें प्लाज्मा रहता है, लिम्फेटिक वेसल्स में लिम्फ रहता है। जो ब्लड वेसल से प्लाज्मा निकल रहा है वही लिम्फेटिक वेसल्स पर जाता है और वो लिम्फ बन जाता है। तो लिम्फ क्या करता है, जो भी मतलब खराब चीजें होती हैं उन सभी को लेकर आपकी बॉडी से बाहर करता है। खराब चीजें लाइक जैसे भी कोई भी वेस्ट मटेरियल है ना, वेस्ट चीजें आपके बॉडी के हैं, तो उनको आपकी बॉडी से रिमूव करने का काम करता है। और जब कभी जैसे
ब्लड वेसल्स में प्लाज्मा की कमी होती है, तो फिर से ये उसको आपके ब्लड वेसल्स में डाल देता है लिम्फ को, ठीक है। तो चलिए, द लार्वा माइग्रेट टू लिम्फेटिक्स एंड सेटल डाउन इन लिम्फ नोड्स वेयर दे डेवलप इनटू एडल्ट वर्म। फिर ये लिम्फेटिक वेसल्स तक पहुंचता है, और लिम्फेटिक वेसल्स तक पहुंचने के बाद ये थर्ड मोल्टिंग करता है, फिर ये फोर्थ मोल्टिंग करता है। इसमें क्या होता है, पहले तो थर्ड मोल्टिंग होती है, फिर फोर्थ मोल्टिंग होती है, और उसके बाद ये पहुंच जाता है जैसे लिम्फ नोड में, है ना। लिम्फ नोड में वहां पर इसका डेवलपमेंट होता है, ये डेवलप होता है इनटू एडल्ट वॉर्म, इनटू एडल्ट वॉर्म, है ना। और उसके बाद एडल्ट वॉर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं, मेल और फीमेल वॉर्म में मैच्योर होते हैं। उसके बाद फिर इनकी मैटिंग होती है, फिर ग्रेविड फीमेल बनती है, और फिर वो ग्रेविड फीमेल जो है वो लाइव इस माइक्रोफिलारिया को जन्म देती है, ठीक है, लिब्रेट करती है डायरेक्टली, इसीलिए इसको हम वीवी पैरस कहते हैं। तो एडल्ट वॉर्म क्या होते हैं, मैच्योर होते हैं इनटू मेल एंड फीमेल वॉर्म। अब देखो, इसमें क्या होता है कि यहां से लगाकर यहां तक की जो प्रोसेस होती है, जब तक एडल्ट वॉर्म मैच्योर होता है उसको 6 मंथ लग जाते हैं। एडल्ट वॉर्म को मैच्योर होने में 6 मंथ लग जाते हैं, और एक जो लार्वा है, किसी एक लार्वा से ओनली एक ही एडल्ट वॉर्म जो है वो डेवलप होता है। ऐसे कितने लार्वा आए होंगे, उनसे कितने एडल्ट वॉर्म जो है वो डेवलप होते हैं, ये डिपेंड करता है कि कितने लार्वा ह्यूमन के अंदर एंट्री हुए हैं। क्लियर है। अब देखो, हाँ, यहाँ बात कर रहे थे हम कि वो एडल्ट वॉर्म में डेवलप होते हैं, और ये जो एडल्ट वॉर्म है इन लिम्फेटिक वेसल्स एंड लिम्फ नोड में जाते हैं। फिर वहां से ये जो फीमेल वॉर्म है वो रिलीज करती है इस माइक्रोफिलारिया को, इनकी मैटिंग होती है, ग्रेविड फीमेल माइक्रोफिलारिया को लिबरेट करती है। फिर ये प्रोसेस इसी तरीके से रिपीट चलती है कि माइक्रोफिलारिया को उसने लिबरेट किया, फिर ये जो माइक्रोफिलारिया है आपके पेरिफेरल सर्कुलेशन तक पहुंच जाता है। पेरिफेरल सर्कुलेशन में पहुंचने के बाद आप जैसे डायग्नोसिस करना चाहेंगे तो नाइट में इसका सैंपल लेंगे, या फिर कोई भी एक जो फीमेल वेक्टर है, फीमेल मॉस्किटो है, वो जब किसी ह्यूमन को बाइट करेगी जो कि इन्फेक्टेड है, जिसके अंदर ये माइक्रोफिलारिया प्रेजेंट है, फिर से अगेन उसको जो है अंदर उसके प्रोसेस चलने लग जाएगी, ठीक है। तो यही इसकी पूरी प्रोसेस होती है, लाइफ साइकिल होती है, बहुत ही इजी है, कोई ज्यादा इसमें लोड वाली बात नहीं है। हाँ, जैसे कि हमने यहाँ पर एक्सट्रिंसिक इंक्यूबेशन पीरियड देखा, उसमें अब दो पीरियड्स आपको ह्यूमन के अंदर देखने को मिलते हैं। एक तो प्री पैटेंट इंक्यूबेशन पीरियड, और एक होता है क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। दो पीरियड्स देखने को मिलते हैं, मैं इसको रिमूव कर रही हूँ, यहाँ पर बता रही हूँ। एक तो होता है प्री पैटेंट इंक्यूबेशन पीरियड, और एक होता है क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड। प्री पेटेंट इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि जब से ह्यूमन को इन्फेक्शन हुआ, या ह्यूमन के अंदर उस लार्वा ने एंट्री ली है, और तब से लगाकर जब तक वो पूरा डेवलप होकर मैच्योर होकर ये जो माइक्रोफिलारिया है वो आपको सर्कुलेशन में विजिबल होता है, तब तक का जो टाइम पीरियड होता है उसको आप प्री पेटेंट पीरियड कहते हैं। और ये प्री पेटेंट पीरियड कितने टाइम का होता है, 8 to 12 मंथ का होता है। 8 to 12 मंथ का होता है। समझ में आया कहाँ तक, कहाँ से कहाँ तक का टाइम बता रही हूँ, कि इंट्री से लगाकर, इस लार्वा के इंट्री से लगाकर ये जो माइक्रोफिलारिया है आपको जब सर्कुलेशन में अपीयर होता है, तब तक का जो टाइम है वो 8 to 12 मंथ का होता है। और क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब तो आप जानते ही होंगे, क्लिनिकल इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब होता है कि पैरासाइट की इंट्री से लगाकर जब ह्यूमन को सिम्टम्स शो होते हैं। तो ये भी अप्रोक्स इतने ही टाइम का होता है, 8 to 16 मंथ का होता है इंक्यूबेशन पीरियड, जब ह्यूमन को सिम्टम्स अपीयर होते हैं तब तक, ठीक है। तो कुछ कुछ केसेस में ये सिम्टोमेटिक भी होता है कि ह्यूमन के अंदर इन्फेक्शन तो हो रखा है लेकिन उसको सिम्टम शो नहीं हो रहे, कुछ केसेस में सिम्टम शो होते हैं, है ना। तो इस तरीके का होता है जो कि फिलारियासिस और एलिफेंटियासिस कॉज करता है। क्लियर है, तो ये समझ में आया। और एक इम्पॉर्टेंट बात मैंने आपको बताई दी है कि ये जो माइक्रोफिलारिया है वो ह्यूमन के अंदर डेवलप नहीं होता है, ना कोई मेचुरेशन होता है, ना कोई उसमें मल्टीप्लिकेशन होता है, ओनली एडल्ट फॉर्म में जरूर डेवलप होता है। जो ये फीमेल फॉर्म है वो रिलीज करती है माइक्रोफिलारिया को, है ना। तो माइक्रोफिलारिया को इसमें पूरा कन्वर्ट कर देती है। माइक्रोफिलारिया का कोई भी डेवलपमेंट ह्यूमन के अंदर नहीं होता है, मतलब कि वो रिलीज कर देती है जी, इसीलिए हमने इसको वीवी पेरस कहा है। तो इसका कोई भी डेवलपमेंट इसके अंदर नहीं होता है, फिर ये जाता है इसके अंदर फीमेल मॉस्किटो के अंदर, और यहाँ से इसका डेवलपमेंट स्टार्ट होता है।
और फिर इस लार्वा से एडल्ट वर्म बनता है। माइक्रोफिलारिया का ह्यूमन के अंदर कोई भी रोल नहीं है, बस इससे ये जहां जहां जाएगा वहां वहां इन्फेक्शन कॉज जरूर करेगा। एडल्ट वर्म की वजह से भी होगा, माइक्रोफिलारिया की वजह से भी होगा, ठीक है, वो हम पैथोजेनेसिस में डिस्कस करेंगे। तो ये हो गया ओवरऑल आपके पैथोजेनेसिस और लेबोरेटरी डायग्नोसिस अभी बचा है। इसमें हमने पढ़ा मॉर्फोलॉजी के बारे में और इसकी लाइफ साइकिल के बारे में। अब हम आने वाली क्लास में इसके लेबोरेटरी डायग्नोसिस और पैथोजेनेसिस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो मिलते हैं अगली क्लास के साथ। थैंक यू।